Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your English mentor Asmita Singh, and today we'll be covering some questions based on active and passive voice. Questions solve करने से पहले you need to know that what is active voice and what is passive voice. All right? See, जब हम emphasis करते हैं subject पर और subject कोई एक्शन करता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। Until unless this concept is clear of subject and object, you won't be able to get what are active voices and what are passive voices. All right. So अगर आपको subject object clear हो गया है तो कौन सी ऐसी part of speech है जो subject और object का role play करती है? See, noun और pronoun, ये दो part of speech है जो subject का role play करती है, and similarly object का role भी play करती है noun और pronoun. All right. So, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले एक्टिव वॉइस के बारे में समझते हैं। When the doer of the action, which is the subject, is performing an action, तो पूरा एम्फेसिस किस पे है? सब्जेक्ट पे। जैसे शीना राइट्स अ लेटर। अब यहां पे शीना क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? मेन वर्ब। ऑलराइट। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताइए यहां पे एम्फेसिस कहां पे है? शीना पे है। ऑलराइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में, बिकॉज वी आर एम्फेसाइजिंग शीना। लेकिन इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अब आपको एम्फेसिस सब्जेक्ट से हटा देना है और करना है एम्फेसिस वर्ब पे। अ लेटर इज रिटन बाय शीना। अभी यहाँ पे आपने क्या रियलाइज करा? ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। लेटर अभी भी शीना लिख रही है, बट एम्फेसिस किस पे डाला जा रहा है? रिटन पे और ऑब्जेक्ट पे। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव करने का? देखिए इधर, स्टेप नंबर 1 इज identify the subject and the object। और ये आपको पता है आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। स्टेप नंबर 2 इज रिवर्स देम। इसका क्या मतलब है? जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सिमिलरली जब आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कर रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अगर आप इन डेप्थ देखें या आप लिटरल मीनिंग देखें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, बट इस बार एम्फेसिस बदल जाएगा, ठीक है। ये आप रियलाइज करेंगे व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको इसकी वीडियो लेक्चर देखनी हो तो मैंने एक अलग से सेपरेट क्लास ली है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। ऑलराइट, चलिए स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 बात करता है स्ट्रक्चर की। अब ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट याद रखना होगा, ठीक है। पहले ये तीनों स्टेप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी कैसी वर्ब है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? जो एक्शन करती हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस पता है स्ट्रक्चर कैसे बदलता है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आगे ऑब्जेक्ट। मैंने क्योंकि बोला ना लेटर इज रिटन बाय शीना, अब एम्फेसिस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे है और मेन वर्ब पे है, ना कि सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है, यहाँ पे एक वर्ब आएगी टू बी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या होती है अभी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब आएगा आपका मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब आएगी आपकी V3, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब अब आपकी आ जाएगी V3 में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? V3 ही होगा हमेशा। और फिर क्या आएगा? बाय, कि किसके द्वारा किया जा रहा है, और फिर आएगा सब्जेक्ट। पहले एक बार ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में आपको कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है। एक आपको हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करना है,
आपको वर्ब को V3 फॉर्म में लिखना है, पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तभी तो शीना राइट्स और लेटर का क्या कर दिया मैंने, राइट्स को क्या कर दिया, रिटन। क्यों करा रिटन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है राइट, ठीक है, फिर है रोट और फिर है रिटन, और इसी को तो बोलते हैं V3, जिसको मैं बोल रही हूं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। एक और बात का स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, देखिए अभी मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन, उसमें ना टेंस भी बदल जाता है, जैसे प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट पास्ट में ही रहेगा और फ्यूचर फ्यूचर में ही रहेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल नॉट चेंज दी टेंस, आप टेंस नहीं चेंज करेंगे, आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे, वो भी पास्ट पार्टिसिपल में। चलिए बिना देरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक इन हैंड एक्सपीरियंस आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला है वन मस्ट कीप्स वंस प्रॉमिस। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, आपकी ये रही मेन वर्ब, ठीक है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया। अभी हम कर भी रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव का स्ट्रक्चर एक बार लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब भी अपने V3 फॉर्म में, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट, आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब आपको इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, मतलब इस पे एम्फेसिस डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हरी ऑप्शन में इसी पे एम्फेसिस है, बट आपने यहाँ पे एक मॉडल यूज होती हुई देखी होगी मस्ट। अब आपको वही ऑप्शन ढूंढना है स्टूडेंट जिसमें मॉडल का फिर से यूज हुआ है, बिकॉज आपको सेंस नहीं चेंज करना है, तो एक ही में यूज हुआ है। देखिए ये तो चला गया पास्ट में, ठीक है, ये तो किस में चला गया, पास्ट में, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। वंस प्रोमिसेस मस्ट, ये ठीक हो सकता था, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, इसकी तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। और मैंने स्ट्रक्चर में क्या बोला, आई डू नीड अ हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा बता दूं, टू बी क्या होती है, इज एम आर वाज वर, ठीक है, या फिर टू हैव क्या होती है, हैज हैव हैड, हैड होती है पास्ट में, राइट। और टू बी क्या होती है, बीन बीइंग, ठीक है। और एक और होती है टू डू, मतलब आप इसको और इसको सेम कैटेगरी में ही रख सकते हैं। टू डू में आती है डू, सिंगुलर हुआ तो डज और पास्ट हुआ तो डिड, ठीक है। टेक नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक रूल्स आपको याद करने होंगे ना। यहाँ पे बी था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी भी नहीं था, ठीक है, तो ये तो कट गया ऑप्शन में, ये भी कट गया। द राइट आंसर इज वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, सो द राइट आंसर इज डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज टाइम टू बाय बुक्स। अब आपको एक चीज रियलाइज हो रही होगी, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ही। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुई है, इट्स टाइम, आपने एक फ्रेज सुनी होगी, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम, इसका मतलब है होता है समय आ गया है, ठीक है। इट्स टाइम टू बाय बुक्स, बट क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लूंगी, अपना सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, बिल्कुल, ये देखिए ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी मेन वर्ब, किसमें, V3 में, यहाँ पे ये थी मेन वर्ब। इट्स टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मॉडल था ही नहीं, तो शुड कैसे आ जाएगा, ये एलिमिनेट कर दीजिएगा। ये तो इन्होंने वर्ब की ING, मतलब इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब भी ली है वो बीइंग में ली है, बट ये तो तब होता जब यहाँ बाइंग होता, नहीं तो टेंस क्यों चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा। Books are to be bought on time, no, not making any sense, okay. So while solving the question students, it's your responsibility to realize or to basically analyze that why the other 3 options are wrong, because this way you will hit accuracy, ठीक है। कई बार ये होता है आप अपने प्री अजम्पशन पे बेस्ड कोई ऑप्शन मार्क कर देते हैं और आप इतने श्योर होते हैं कि आप बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं हैं। इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू दिस दैट आपको सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ने भी हैं और एलिमिनेट करने हैं, द वे आई एम डूइंग फॉर यू, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। हु टॉट यू इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मतलब कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए, अभी जब आप, अगर मैं आपको बताऊं इनमें कुछ डिफरेंस,
ये मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में स्टूडेंट्स वैसे कराया भी है, बट ये मैं बता दूं, ये होता है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब तब यूज होते हैं जब जो हमारा प्रोनाउन है या नाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये तब यूज होते हैं जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब किसी ने किसी को इंग्लिश पढ़ाई ना, तो जो पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट है और जो पढ़ा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले हु का ऑब्जेक्टिव केस देखिए कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये तो कट गया क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो अभी दो ऑप्शन तो स्टूडेंट्स आपको मिल गए। ठीक है, अब आप ही मुझे एक बात बताइए, कितनी बेसिक इसमें लॉजिक लगी हुई है। यू के लिए क्या आता है, वॉज आता है या वर आता है, वर आता है। सो बाय हुम वर यू टॉट, अब ये रही टॉट क्या, V3 पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश। अब ये क्या है, मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट एट द कॉलेज लेवल। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए कि कई बार अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना ग्रामर की, तो आप बाकी ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको करा, बाय हुम वाज यू टॉट कैसे हो सकता है, वर यू टॉट होगा ना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, द जायंट नॉक डाउन द वॉल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे टेंस कैसा है, पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है। तो भाई सबसे पहले तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। फिर एक और बात बताइए, द जायंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते हुए मैं इस पे एम्फेसिस डालूंगी, तो यहाँ पे द जायंट कैसे इन्होंने एम्फेसिस डाल दिया, फिर से इन्होंने एक्टिव टू पैसिव करते वक्त सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास अब दो ऑप्शन बचते हैं, द वॉल ऑफ द गार्डन, द वॉल ऑफ द गार्डन। यहां तक तो सिमिलर था, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना टेंस चेंज नहीं करना, यहाँ पे पास्ट टेंस था, यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, द वॉल ऑफ द गार्डन। और क्योंकि वॉल सिंगुलर है तो वॉज बिल्कुल सही हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, V3 दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ नॉक, एंड द राइट आंसर इज चार्ली। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 5. Did he write a letter in the room yesterday? अभी ये जो टेंस है स्टूडेंट्स, ये है सिंपल पास्ट की। तो मैंने जैसा कि बोला टेंस नहीं बदलती, एक्टिव से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करें या पैसिव वॉइस से आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन करें, स्टूडेंट्स टेंस नहीं बदलेगी। ठीक है, तो बहुत ही कामली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी मेन वर्ब। चलिए मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताइए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। जब आपको बस इतना पता चल गया है तो क्या स्ट्रक्चर है, अब यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगी एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आ जाएगी मेन वर्ब अपने V3 फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा बाय, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले ही को तो एकदम पीछे भेज दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वॉज अ लेटर बीइंग, ये तो तब होता ना जब यहाँ पे राइटिंग होता, जब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, वर्ब की आईएनजी होती, तभी ये बीइंग आता। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है इन इट्स आईएनजी फॉर्म टू बी, तो ये तो कट गया। ठीक है, हैज अ लेटर नहीं आएगा, हैज तो तब आता जब प्रेजेंट परफेक्ट होता, प्रेजेंट परफेक्ट होता। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज प्लस V3। मैं कह तो रही हूँ क्या है, सिंपल पास्ट, और लेटर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सिंपल पास्ट में, वॉज आएगी। ठीक है, अब वॉज वाला ये ऑप्शन तो वैसे खुद ही एलिमिनेट हो गया था, डिड से होगा नहीं। ठीक है, डिड तो एक्शन दिखाता है, सो वॉज अ लेटर रिटन। ठीक है, वॉज अ लेटर, क्योंकि अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैम आपने बोला था कि एक्टिव टू पैसिव में हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, मतलब वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ये रहता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आ जाती है, सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछना था ना, इसीलिए मैंने इसके पहले क्या रख दी, एक हेल्पिंग वर्ब। सो वाज अ लेटर रिटन, अब ये V3 हो गई, बाय हिम इन द रूम येस्टरडे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, द राइट आंसर इज अल्फा। चलिए अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, बट इट्स ओके, दे आर वेरी इजी। करना वही काम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप ढूंढेंगे और फिर उसके बाद उनको रिवर्स कर देंगे, और मेन वर्ब को आप लिखेंगे किसमें, V3 में, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। चलिए द कमिटी क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों है ये सब्जेक्ट, डूअर है, डूअर है। द कमिटी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल
to build a new community center in the heart of the city. Now this is the object. अब इसी से शुरुआत करिए, ठीक है? तो भाई the building तो हट गया, to build हट गया. सी एलिमिनेट करके कितना इजीली हो रहा है, पूरा फॉर्म करने की खुद से जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है, उससे करिए. द प्रपोजल टू बिल्ड अ न्यू कम्युनिटी सेंटर इन द हार्ट ऑफ द सिटी. यहां तक तो सब सही था, यहां तक तो सारा सिमिलर था, लेकिन क्या ये सिंपल प्रेजेंट में है? नहीं भाई, ये तो सिंपल प्रेजेंट में ना होकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसका इससे तो काम चलेगा नहीं, बीइंग भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये देखो ना, इज कंसिडरिंग है, इज प्लस वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको क्या लगाना होगा? पैसिव क्रिएट करते हुए बीइंग. एक और बात बता दूं मैं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस रेज करने हैं, मेरी टेंस की और वर्ब की वीडियो जरूर देखिएगा. आपको टेंस की अंडरस्टैंडिंग के बिना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है. देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट? बिकॉज टेंसेस तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, बट उसके फर्दर कुछ बाइफर्केशंस होते हैं ना. सो देयर आर 12 केसेस. उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं होंगे. ठीक है, और अभी मैं ये नहीं करा सकती आपको कि व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर वर्ब्स. ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आपको पढ़ने होंगे, तब जाके ये टॉपिक आप कर पाएंगे. ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. The researchers have not yet found a definite cure for the rare genetic disorder affecting the local population. See, now this is my subject, और अभी ये सारे हम active voice में देख रहे हैं, right? Have not yet found a definitive cure. क्या नहीं ढूंढ पाए हैं? डेफिनेटिव क्योर ऑब्जेक्ट. अच्छा चलिए, अब सबसे पहले टेंस देखिए. टेंस क्या है, यही तो आपको देखना है. ये जो मेन वर्ब है वो कौन से टेंस में दी हुई है? हैव प्लस V3 क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट. क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, नहीं? ठीक है, चलिए इतना तो हम समझ गए. तो अब आपको जो पैसिव भी बनाना है उसमें भी आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर ही देखना है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही स्ट्रक्चर देखना है. ठीक है, अब जैसे मैं आपको एलिमिनेट करके पहले दिखाती हूँ, देखिएगा. जैसे अभी सबसे पहले तो कैसे एलिमिनेट होगा स्टूडेंट्स, और आपको जो ये ऑब्जेक्ट था ना, इसको क्या है, इस पे एम्फेसिस डालना है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट किसका रोल प्ले करेगा? सब्जेक्ट का. तो सेंटेंस की शुरुआत होगी अ डेफिनेट क्योर से. तो द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट येट हैज अ डेफिनेटिव क्योर, तो पहले ही एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब बचता है ये और ये. अ डेफिनेटिव क्योर फॉर द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर has, एक कह रहा है has not been found by the researchers, एक कह रहा है a definite cure for the rare genetic disorder affecting the local population has not yet been discovered. ये बिल्कुल सही है. कैसे, मैं बताती हूँ आपको. इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप ध्यान से देखें. यहाँ तक तो सब सेम था, यहाँ तक तो सब सेम था, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद ये वाली लाइन भी तो चाहिए ना, बिकॉज ये इसी का पार्ट है. अफेक्टिंग द लोकल क्या? पॉपुलेशन. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि पहले पूरा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. और अगर आप ध्यान से देखें कि ये पूरा ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है यहां तक, ठीक है, पूरा एक फ्रेज दिया हुआ है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी स्टूडेंट्स. ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका? बाय आएगा, और फिर आ जाएगा आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है? ऑब्जेक्ट का. इसीलिए द राइट आंसर इज अल्फा. मतलब स्ट्रक्चर नहीं भूलना है. हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आएगी? यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ गई. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी पहले ही आ गया, और बीच में फिर ये अफेक्टिंग, मतलब इन दी एंड आपने ये पता नहीं कहां से इन्होंने रख दिया है, तो ये ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8. समवन शुड हैव इन्फॉर्म्ड. अब यहाँ पे ये है मेरा सब्जेक्ट और द पैसेंजर्स है मेरा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब शुड हैव, तो भाई ये जो मॉडल है ये एज इट इज ढूंढना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, शुड हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट. अच्छा, ये रही मेन वर्ब. ठीक है, अबाउट द डिले. अब देखिए कहां से शुरू हो रहा है. द पैसेंजर्स क्या होना चाहिए मेरा, अब जिस पे मैं एम्फेसिस डालूंगी, क्योंकि पैसिव है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा. चलिए, अभी तक ये 3 है. द पैसेंजर शुड हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिले इन द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है, और इन दोनों में बिल्कुल. अब देखिए ये कैसे एलिमिनेट हुआ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी शुड हैव इन्फॉर्म था, यहाँ पे भी शुड हैव इन्फॉर्म. मैंने बोला था जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोड्यूस होती है नहीं होती है. यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी इंट्रोड्यूस नहीं करी, यहाँ का तो हैव ही उड़ा दिया, यहाँ पे तो हैव ही नहीं दे रखा है. नहीं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? मैंने बोला ना टेंस नहीं चेंज करेंगे, ये तो फिर सिंपल प्रेजेंट हो गया.
ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, क्या था, हैव है वहां पे, शुड हैव इन्फॉर्म्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो सबसे ग्रामेटिकली करेक्ट है तो पैसेंजर शुड हैव और एक हेल्पिंग वर्ब बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिले इन द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट ड्यू टू बैड वेदर। द आंसर इज चार्ली। ओके, इस तरीके से माइन्यूट चीजों का स्टूडेंट्स ध्यान देना है। लेट्स डू द 9th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये तो रही हमारी सब्जेक्ट और ये रही हमारी ऑब्जेक्ट। सो न्यू रेगुलेशन जहां नहीं है उनको तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, विल स्ट्रिक्टली एनफोर्स, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर ही ढूंढना, जहां पे भी ढूंढेंगे सिंपल फ्यूचर ढूंढना, लेकिन सिंपल फ्यूचर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए टू बी में, जो कि अगर आप ध्यान से देखें कहां पे है, यहाँ पे देखिए। एक और बड़ा इजी तरीका है, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक आर्टिकल भी लगा है, यहाँ पे क्यों हटा दिया फिर आपने भाई आर्टिकल, ये तो तीनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गए बिना सॉल्व करे, यहाँ का आपने आर्टिकल क्यों हटा दिया। द न्यू रेगुलेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सेम थे अगर आप ध्यान से देखें। तभी मैंने कहा स्टूडेंट्स बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट इसमें और इसमें एक ही अंतर था, दैट इज ऑफ आर्टिकल। अगर एक्टिव वॉइस में आर्टिकल दिया है तो वो पैसिव वॉइस में भी आएगा, अगर पैसिव वॉइस में कोई आर्टिकल दिया है तो वो पैसिव टू एक्टिव फॉर्म करते हुए भी आएगा। आप अपने मन से किसी भी आर्टिकल को रिमूव नहीं कर सकते, वो भी एक ऐसी आर्टिकल को जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, जो कि यूनिकनेस डिफाइन करता है, ठीक है। सो इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। चल, आर्टिकल रिमूव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स आप खुद से। Let's do question number 10. Why did the manager, अब फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, नॉट अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर द लॉन्ग टर्म लोन डिस्पाइट द एप्लीकेंट्स एक्सीलेंट क्रेडिट हिस्ट्री। भाई एप्लीकेंट की एक्सीलेंट क्रेडिट हिस्ट्री होने के बाद भी जो मैनेजर है उन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको दिख रहा है ना, इंटेरोगेटिव है। चलिए देखते हैं, ये रहा सब्जेक्ट द मैनेजर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो भाई एप्लीकेशन, अब यहाँ पे तो देखो चार्ली में पता नहीं मैनेजर को कहां से ट्रीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह नहीं, यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट नाउ ना, बिकॉज वी आर मेकिंग एक्टिव टू पैसिव। सो शुरू किससे होगा, एप्लीकेशन से होगा। और क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट थी, नहीं मैम यहाँ तो सिंपल पास्ट थी, सिंपल पास्ट थी, तो यहाँ पे हैड क्यों आएगा क्वेश्चन पूछते हुए, ठीक है। सो व्हाई द एप्लीकेशन फॉर द, ये भी कोई सेंस, दिस इज द राइट आंसर। व्हाई वॉज, देखो सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वॉज इसलिए आई क्योंकि एप्लीकेशन सिंगुलर नाउन है, अगर एप्लीकेशन होता तो वर आ जाता। सो व्हाई वॉज द एप्लीकेशन फॉर द लॉन्ग टर्म लोन नॉट अप्रूव्ड बाय दी, ये देखो ना, बाय, बाय के बाद क्या आता है, वैसे भी सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। इजी है, ये दिखते लेंथी है बट ये सॉल्व करने में वेरी वेरी इजी। 11th, the authorities are currently investigating subject the cause of massive fire, ठीक है। so the cause of massive fire is my object, ठीक है। several warehouses investigation, नहीं अभी यह आंसर मेरा इसमें है, या आंसर मेरा इसमें है, ऐसे सॉल्व करना है, क्विकली सॉल्व करना है, ठीक है। आर करंटली इन्वेस्टिगेटिंग क्या है मैम, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअल का ही स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। सो क्या बनेगा, द कॉज ऑफ द मैसिव फायर दैट डिस्ट्रॉय सेवरल वेयरहाउसेस इन द इंडस्ट्रियल एरियाज इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। क्यों आया इज इन्वेस्टिगेटेड, क्यों नहीं आएगा, मैंने बोला ना सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होता है वर्ब आईएनजी, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनता है पैसिव में, इज बीइंग। ये छोटी छोटी डिटेल्स का स्टूडेंट्स ध्यान देना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी, और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा आपको। चलिए एक बार कुछ ऐसा पेपर होता अगर आपका कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते और खुद एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाना होता, तो शायद आपको फिर भी बहुत सारे रूल्स ध्यान रखने होते या थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना पड़ता, बट ये इतने इजीली गलत ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यू कैन यू नो लैंड टुवर्ड्स योर आंसर वेरी क्विकली। Let's do the next one, which is question number 12. He had already finished
दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया, बिल्कुल दिख गया, ऑब्जेक्ट दिख गया, द कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट। सबसे पहले तो यही रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। हैड फिनिश्ड, हैड प्लस V3 क्या पड़ा है टेंस में, इसको मैं बोलूंगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब नहीं बदलूंगी, बस एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करूंगी, और वो कहां पे है, ये तो पहले ही कट गया, ये 3 फिर भी हो सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट, द कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट, द कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट। हैज कैसे आ गया भाई, पास्ट में था, प्रेजेंट कैसे आ गया, ये सिंपल पास्ट कैसे आ गया, मुझे पास्ट परफेक्ट ही चाहिए, मैंने बोला ना टेंस नहीं बदलूंगी। द कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर द टीचर अराइव्ड इन द क्लासरूम। ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। वन सब्जेक्ट, ठीक है, अदर्स ऑब्जेक्ट। नाउ शुड एक मॉडल लगी हुई है, वो यहां पे भी लगेगी पैसिव फॉर्म करते हुए, बस V3 ढूंढना होगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या है मेरा, यहां पे तो सीधे ही ऑप्शन आंसर दिखाई दे रहा है, मैं बताती हूँ कैसे। अदर्स से शुरुआत होना चाहिए था। पर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे भैया आपने ट्रीट कर लिया, सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म के, वंस पर्सनल नहीं, एफर्ट है। अदर्स शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सॉल्व वंस पर्सनल प्रॉब्लम्स विदाउट मेकिंग एफर्ट वन सेल्फ, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना था, उसी से सेंटेंस की शुरुआत करनी थी। शुड नॉट, ये देखिए टू बी फॉर्म आ गई, और V3 दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एक्सपेक्ट। यहां पे क्या था, यहां पे V1 था ना, इसका V3 बनाना था। आई होप यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। Let's do the question number 14 now, because 15 क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको पैसिव टू एक्टिव क्रिएट करना सिखाऊंगी, हालांकि वो भी बहुत 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 आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम एक्टिव टू पैसिव और एक्टिव टू पैसिव ही करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं मैं पैसिव टू एक्टिव आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए, आई रिमेंबर माई सिस्टर, आई रिमेंबर सब्जेक्ट, ठीक है, और ये रही आपकी मेन वर्ब, ठीक है। आई रिमेंबर माई, नो, अभी मैं मानती हूं ये डूअर है, लेकिन यहां पे अभी पास्ट में क्या होता है, देखो जब जो ये कह रहा है ऑथर, जब ये यंग चाइल्ड थी या था, जो भी हो सकता है, तो इसकी बहन इसको कहां ले जाती थी, म्यूजियम। तो मतलब पास्ट में देखिए डूअर तो बहन ही थी, तो ये है सब्जेक्ट, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाते हुए इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आई रिमेंबर, अब क्योंकि टेकिंग है ना वर्ब इन इट्स आईएनजी, तो पहले ही बीइंग वाले ऑप्शन ढूंढ लीजिए, बाकी को तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए जहां पे बीइंग नहीं है। मैंने बोला ना वर्ब के आईएनजी में हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा पैसिव में, बीइंग। सो आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन, या क्या वो खुद को ही लेके जाता था, नहीं। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम, कौन लेकर जाता था, बाय माई सिस्टर। देखो सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड। गुड क्वेश्चन, अच्छा है, कॉम्प्लेक्स करके जरूर दिया है, बट ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए। प्रिंसिपल ने भाई बैन कर दिया, रोक दिया स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स क्या यूज नहीं करेंगे, मोबाइल फोन्स। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या यूजिंग मोबाइल फोन से स्टार्ट होगा, मोबाइल फोन से स्टार्ट होगा, नहीं, स्टार्ट तो होगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट से। अब देखिए हैव बीन आएगा या वर आएगा, अब आप ही मुझे बताइए। यहां पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहां पे क्या दिया है इस ऑप्शन में, सिंपल पास्ट। तो भाई टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, कट कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज नहीं हैव आएगा। हैव बीन, forbidden, V3 past participle from using mobile phones on the school premises during working hours by the principal। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आर्टिकल था, इसीलिए पैसिव क्रिएट करते हुए भी आर्टिकल रहेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब पैसिव टू एक्टिव करने से पहले मेरी कुछ बातों का ध्यान देंगे। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसे कैसे बदलना है। सबसे पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखा रही हूं, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। अब इसको किस में कन्वर्ट करूंगी मैं, एक्टिव वॉइस में, तो मुझे सिंपल सा एक स्ट्रक्चर चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बस इतना सा करना है। अब देखिए, अगर आपको पैसिव वॉइस, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको बताते भी नहीं है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसे एक्टिव में कन्वर्ट करिए। वो बोलते हैं पहले आइडेंटिफाई करिए वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द अदर फॉर्म। लेकिन इसमें भी क्या मुश्किल है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या दिख रहा है स्टेटमेंट में, बाय दिख रहा है ना, दिखा या नहीं दिखाई दिया बताइए। फिर एक हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दी, फिर एक पास्ट पार्टिसिपल भी दिखाई दिया, और ये स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव वॉइस। हालांकि अभी भी इंडिया में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, दे बेसिकली मेक इट क्लियर, बट सम ऑफ द एग्जामिनर्स और सम ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस दैट आई हैव सीन माई सेल्फ इन विच दे आर नॉट टेलिंग यू कि वॉइस कौन सी है, पहले बोलते हैं आइडेंटिफाई द वॉइस एंड देन बोलते हैं देन कन्वर्ट इट इनटू द अदर। फॉर एग्जांपल, यू हैव आइडेंटिफाइड इट एज एन एक्टिव वॉइस, देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव और वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन मैं देख चुकी हूं कि ये पैसिव है। अच्छा ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट पैसिव का और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, चलिए रिवर्स करके देखते हैं। अब ये तो होगा ही नहीं, शुरुआत बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए, विल हैव बिन का वुड हैव कैसे हो गया, टेंस कैसे बदल दिया, क्या होगा, विल और हैव तो एज इट इज आना चाहिए, यहाँ पे तो हैव ही हटा दिया, यहाँ पे था फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इस ऑप्शन में क्या दे दिया, सिंपल फ्यूचर। इस ऑप्शन में क्या दे दिया, सिंपल फ्यूचर। टेंस तो बदलना ही नहीं है, एक्टिव टू पैसिव करें या पैसिव टू एक्टिव करें। अगर आप नहीं भी सेंस समझ रहे, अगर आपको बेसिक रूल्स याद है, तो सीधे आपके सामने आंसर है, दैट इज ब्रावो। ओके स्टूडेंट्स, ब्रावो। Are we ready for the question number 17th? अब हम क्या कर रहे हैं, आई होप आपको ध्यान हो, अब हम पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं। Why were you being followed by that mysterious man in the dark? फॉलो कौन कर रहा था, मिस्टीरियस मैन। यहाँ पे तो ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। रिवर्स करिए, चलिए। सो अब क्या आएगा, मिस्टीरियस मैन को आप किस पे रखेंगे, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हरी में मिस्टीरियस मैन को ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है, तो बाकी हमारा क्या हेल्प कर सकता है, देखिए बीइंग है ना, बीइंग, तो अब इसका एक्टिव वॉइस जब बनेगा तो आपको कैसा टेंस ढूंढना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वर्ब एंडिंग विद आईएनजी। मतलब ये जो फॉलोड होगा, ये मुझे फॉलोइंग चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्ब आईएनजी में चाहिए, ये हट गया, हट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि बिकॉज यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, और अगर आप इधर देखें, मिस्टीरियस मैन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या आएगा इसके लिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, कि वॉज आनी चाहिए। हैज क्यों आएगी भाई, ठीक है, हैज नहीं आएगी, वॉज चाहिए मुझे, और वॉज एक ही में है, दो में है वैसे तो, बट ये दैट, अननेसेसरी दैट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, वाई वॉज, और कौन सा, उस मिस्टीरियस मैन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करा है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई वॉज दैट मिस्टीरियस मैन फॉलोइंग यू। अब देखिए ये क्यों, कई बार स्टूडेंट मुझसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि मैम अल्फा और डेल्टा भी तो काफी सिमिलर है, क्यों अल्फा ही आंसर है, डेल्टा नहीं। मैंने आपको अभी ऊपर एक बात बताई थी, जब आप इंटेरोगेटिव, और ये बहुत ही, इस क्वेश्चन को मैं टिपिकल क्वेश्चन में रखूंगी, मैं बताती हूँ क्यों। देखिए स्टूडेंट, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब। अब अगर आप डी में ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट रख दिया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये यूज होता है स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैम, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आई एम डांसिंग, आई एम
डांसिंग, यहाँ पे मैंने एक बेसिकली इंफॉर्मेशन दी, एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है उसकी मेन वर्ब। लेकिन अभी इसी बात को मैं प्रश्नवाचक तरीके से, इंटरगेटिव तरीके से अगर पूछूं तो क्या करूंगी, एम आई डांसिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये रहा सब्जेक्ट और ये रही डांसिंग मेन वर्ब। तो यहाँ पे वर्ड पहले आना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए डेल्टा आंसर नहीं होगा। Why was that mysterious man following you in the dark? Alleyway last night. ठीक है, alleyway last night. चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो, इजी है बहुत ही। Let the truth be told though the heavens falls. कहते हैं कि अगर स्वर्ग भी नीचे आ जाए कोई बात नहीं, बट सच तो सामने आना चाहिए। ठीक है, पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक सॉर्ट ऑफ क्या दिया जा रहा है, कमांड या फिर कुछ कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ कह रहे हैं तो सीधा सा उसका एक्टिव वॉइस बनेगा, टेल द ट्रूथ दो दी हेवन फॉल। ठीक है, टेल द ट्रूथ, शुड नहीं, मॉडल कहीं था ही नहीं वहां पे शुड, जो आप शुड ले आए। लेट वन टेल दी ट्रूथ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। दो दी हेवंस फॉल नहीं। ठीक है, टेल द ट्रूथ दो दी हेवन फॉल्स। ठीक है, सो इसका एक्टिव बनेगा टेल द ट्रूथ दो दी हेवन फॉल्स। चलिए let's move to the question number 19. Again some lengthy but easy. Not a word was spoken by the defendant. ठीक है, सो देखो ये क्या हो गया, अ वर्ड, ये हो गया यहां इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस बनाते हुए मुझे इसको बनाना होगा सब्जेक्ट। सो ड्यूरिंग द एंटायर कट गया, द प्रोसिक्यूटर कट गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं सबसे पहली ट्रिक कर क्या रही हूँ, यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। फिर क्या हो जाएगा, द डिफेंडेंट। अब देखिए यहां पे कौन सा टेंस है, was spoken, that is was plus V3। ठीक है, और अभी आपने देखा था जब हम एक्टिव बना रहे थे किसी भी डिड वाले सेंटेंस का, तो पैसिव में क्या हो जा रहा था, was। तो अब पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो डिड ढूंढिए ना, सिंपल सी बात। सो द डिफेंडेंट डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द, बिकॉज व्हाट यू नीड इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो ना। ये तो सीधे V2 कर दिया और V2 का तो स्टूडेंट्स कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नहीं। सो द डिफेंडेंट डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द प्रोसिक्यूटर। सो द राइट आंसर इज ब्रावो। ऑलराइट, चलिए अब हम करते हैं 20। How many candidates had been interviewed by the HR manager? अब ये क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है आई नो, और यहाँ पे ये क्या है सब्जेक्ट, बट अब रिवर्स करेंगे ना एक्टिव बनाते हुए। सो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड दी HR मैनेजर, नहीं भाई, अगर यहाँ हैड बिन इंटरव्यूड है तो मुझे इसके एक्टिव में भी बस हैड और V3 ढूंढना है। अब ये डिड वाज ये सब कहां से आ रहा है, हैज कहां से आ रहा है, सिंपली क्या करना है, अगर हैड बिन इंटरव्यूड है तो उसका एक्टिव क्या बनेगा, हैड, क्योंकि टेंस तो चेंज होता नहीं है, बस ये हट जाएगी एक हेल्पिंग वर्ब। सो हैड प्लस V3 एक ही ऑप्शन में। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड द HR मैनेजर इंटरव्यूड, ये ऐसे भी हो सकता था, हैड दी, नहीं ये सही स्ट्रक्चर है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, हैड प्लस V3, और वो मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा हैड और ये रहा मेरा V3। ठीक है, चलिए 21। The candidate's background was being looked into by the vetting committee. अब देखिए ये रहा the candidate's background subject और the vetting committee रहा object। अब ये क्या बनेगा, अब मैं पैसिव से एक्टिव वॉइस कर रही हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए अब सारा ही सही है अभी तक तो देखो, द वेटिंग कमिटी, द वेटिंग कमिटी, द वेटिंग कमिटी और द वेटिंग कमिटी। क्या था वेटिंग कमिटी के लिए वर आएगा, एक बात बताइए, वेटिंग कमिटी सिंगुलर है, वर कैसे आ जाएगा, वॉज आना चाहिए था। ठीक है, वॉज आना चाहिए था।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, was और being, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये टू बी का काम कर रहा है, इसको हटा दीजिए, was तो was ही रहेगा ना, तो यहाँ का was हटा दिया आपने, यहाँ पे पता नहीं आप कैसे, यहाँ पे तो था सिंपल, इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे आप अचानक से क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट, तो टेंस कैसे आपने चेंज कर दिया भाई। The vetting committee was looking into the candidate's background to ensure that there were no security risk. ठीक है, was का was, simple, easy, ठीक है। ट्वेंटी टू तो खुद में रिपीट हो गया, आई गेस इजी है ये, अभी करा था ऊपर। टेल द ट्रूथ दो दी हेवेंस फॉल, किसी से कहा जा रहा है ना कि सच बोलो, तो सच क्या है अभी के लिए ऑब्जेक्ट, बट यहां क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और आप किसी भी ऑप्शन में नहीं देख रहे ट्रुथ को सब्जेक्ट की तरह, सिर्फ एक ही में सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, टेल द ट्रूथ दो दी हेवेंस फॉल। ऑलराइट, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 23, which is bravo. How? No, इसका bravo है, I mean 23 देखते हैं। He was seen to be forced to sign the confession by the group of masked men. यहां पे है ये subject और यहां पे है ये object, याद होगा ना आपको कुछ by, ठीक है, by वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना होगा अपना सब्जेक्ट, और कौन से ऑप्शन में मास्क मैन सब्जेक्ट है, क्या दे सॉ समवन में है, नहीं, क्या द ग्रुप ऑफ मास्क मैन, नहीं, मास्क्ड मैन, नहीं, एक और चीज, बिल्कुल यहाँ पे मास्क मैन तो है लेकिन द ग्रुप ऑफ नहीं है। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देंगे, मैं फिर से समझा दूं, द ग्रुप ऑफ मास्क मैन, दिस इज माई होल ऑब्जेक्ट एंड ही इज माई सब्जेक्ट, उसको देखा गया ना, और फिर उसको क्या किया गया, फोर्स करा गया, क्या फोर्स करा गया, टू साइन दी कन्फेशन, कोई कन्फेशन का प्रॉब्ली कोई पेपर था, और जो मार्क्समैन थे, मार्क्समैन जो ग्रुप ऑफ मार्क्समैन थे, ठीक है, जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो इस कन्फेशन पे साइन करे। तो अब मेरा पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, मार्क्समैन भी हो सकता था बट यहाँ पे पूरा आएगा, द ग्रुप ऑफ मार्क्समैन सॉ हिम फोर्स टू साइन दी कन्फेशन, ठीक है। सो क्या होगा आंसर, क्योंकि देखिए was seen दिया हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा सीन का, क्योंकि ये तो क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट, कौन सी पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ना, लेकिन मुझे इसे क्या बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है, और वो इधर ही है, ठीक है। चलिए लेट्स डू 24। यू आर रिक्वेस्टेड, एक तो बड़ा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी ये रिक्वेस्टेड आप देख लेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसकी एक्टिव वॉइस में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करी जा रही है, रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे प्लीज, आप ऑप्शन में प्लीज ढूंढेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड मतलब आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, और रिक्वेस्ट करने के लिए व्हाट आर द बेसिक वर्ड्स दैट वी जनरली यूज, इट्स प्लीज, ओके। सो कहाँ है, मेंटेन, देखो इसमें क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, इसमें ना ऑर्डर या कमांड जा रहा है, अगर मैं प्लीज यूज नहीं करूंगी तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर या कमांड दे रही हूँ, वो तो सिर्फ एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर या एक सीनियर दे सकता है, ठीक है। अगर ये वाला तब होता जब यहाँ पे आता यू आर ऑर्डर्ड, बट यहाँ पे क्या आया, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। सो ये भी देखो प्रीची है, ऑप्शन 4 भी प्रीची है जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है, दो तो कट गए, ठीक है। वन शुड मेंटेन साइलेंस, अगेन ये तो कोई ओब्लाइजिंग ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी लग रही है तो, ठीक है, जो आपको करनी ही चाहिए, तो ये होगा प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, क्योंकि ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया अब मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। और कब के दौरान, एग्जामिनेशन आवर्स के दौरान आपसे क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप साइलेंटली लाइब्रेरी में क्या करें, बैठे रहें, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट 6 क्वेश्चन, दैट इज 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। अभी फिर से हमें पैसिव को एक्टिव करना है, इजी है। सो द क्वेश्चन नंबर इज 25। It is expected by the economists that the new policy will stabilize the fluctuating market within a few
मंथ्स। क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है इकोनॉमिस्ट से कि जो नई पॉलिसी है वो क्या कर देगी, स्टेबलाइज कर देगी फ्लक्चुएटिंग मार्केट को कुछ महीनों में। ठीक है, सो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये बनेगा मेरा सब्जेक्ट, ये और ये तो हो सकता है ये तो पहले ही कट कर दो। द फ्लक्चुएटिंग मार्केट नहीं है, ठीक है, यहां से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। इकोनॉमिस्ट हैव एक्सपेक्टेड, ये क्या सेंस बना रहा है? यहां पे तो सिंपल कौन सी है, देखिए यहां पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो मुझे सिंपल प्रेजेंट का ही स्ट्रक्चर चाहिए। क्या यहां पे वर्ब आईएनजी में है? नहीं है, तो यहां पे कैसे आईएनजी में आ गया? ठीक है, कट गए दो ऑप्शंस। ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, और मैंने बोला ना टेंस चेंज नहीं होता। यहां पे है सिंपल प्रेजेंट, तो मुझे क्या चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट दैट द न्यू पॉलिसी विल स्टेबलाइज, मतलब इकोनॉमिस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। क्या जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये नई पॉलिसी है वो स्टेबलाइज कर देगी फ्लक्चुएटिंग मार्केट को। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन स्टूडेंट, सिंपल, इजी, क्विक। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26. The massive fire that destroyed the warehouse. Massive fire subject. क्या डिस्ट्रॉय कर दिया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आप क्या करेंगे, देखते हैं। इस करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, देखो मेरे को तो सिंपल सी एक चीज मिल गई। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। कई बार ना स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है, मैसिव फायर ने जो वेयरहाउस को डिस्ट्रॉय करा है, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है? अथॉरिटीज। तो यहाँ पे दो है रिसीवर, एक तो वेयरहाउस है और एक अथॉरिटीज है। ठीक है, अभी एक और बात का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब कहीं ना कहीं आपको आईएनजी ढूंढनी है। ठीक है, आपको आप क्या देखना है? इन्वेस्टिगेटिंग देखना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। The authorities investigated the massive fire that destroyed. यार massive fire को क्यों investigate करेंगे? Not making any sense. The authorities are currently investigating the massive fire that destroyed the warehouse. The authorities have been investigating the massive fire that destroyed. Investigation. अब देखो being का सेंस कहाँ पे आ रहा है? being का सेंस यहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, मुझे लगता है ये एक्टिव वॉइस है, नहीं है तो पैसिव ही, बिकॉज बाय करा जा रहा है। सो क्या करी जा रही है? इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन बाय द, कौन कर रहा है? अथॉरिटीज कर रही है, फॉर द मैसिव फायर इन द वेयरहाउस। सो वील गो विद, बट एक इश्यू है, चार्ली नहीं होगा, रुको, मैंने अभी सही बोला था, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द अथॉरिटीज आर द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स मेक द अथॉरिटीज नाउ द सब्जेक्ट। द अथॉरिटीज investigated, ठीक है, the massive fire that destroyed the warehouse. This is the right one, alpha. Okay, we'll go with alpha. (27) By whom were you taught such advanced mathematical concepts at such a young age? ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव केस है किसका? प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में तो शुरुआत ही किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, वर यू टॉट सच एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे एप्ट क्या जाएगा? अब यहाँ पे जाएगा हु टॉट यू सच एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एट सच अ यंग एज। मैं बताती हूँ बाकी क्यों कट हो जाएंगे। ये देखो, ये क्या बना दिया? सिंपल, ये बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हालांकि ये क्या था? सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट था अगर पैसिव में, तो मुझे एक्टिव में भी क्या चाहिए था? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में क्या होती है? V2 होती है ना, वो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। फिर ये देखो, ये भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर दिया है? प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज टीचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर दिया है। ये भी नहीं होगा। हुम, आपने तो इसको बदला ही नहीं हु में, तो ऐसे करके करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स डू 28.
The ancient scrolls were being carefully examined by the archaeologist. ये है इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ये है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए? आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ पे द लगा हुआ है ना, तो भाई द लगा है तो द क्या करेगा? द आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे पता है द और लगा लीजिए, मैं अभी बताती हूँ फिर आंसर क्या है। यहाँ पे है वर बीइंग केयरफुली। अब वर है मतलब ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, और मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही स्ट्रक्चर में चाहिए। ये तो क्या हो गया? ये इन्होंने बेसिकली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करा है, ये तो नहीं होगा। ये सिंपल पास्ट यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज करा है। मुझे क्या चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। सो द आर्कियोलॉजिस्ट वर केयरफुली एग्जामिनिंग द एंशिएंट स्क्रोल्स व्हेन द पावर वेंट आउट। क्या मेरी बात समझ भी रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ पे कौन सा टेंस स्टूडेंट्स यूज हुआ था? यहाँ पे टेंस यूज हुआ था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसका एक्टिव वॉइस भी बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हाँ, कुछ चीजें हट जाएंगी, जैसे बीइंग हट गया। ठीक है, द आर्कियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट बन गया और द एंशिएंट स्क्रोल्स क्या बन गया? मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव को एक्टिव करने में। We'll do the last two questions. चलिए, has the final report on the environmental impact of the project been submitted by the team? अब देखिए यहाँ पे है कैसा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते ही दिमाग में एक चीज तो ले आना, सब्जेक्ट के पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए, होना चाहिए कि टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम टीम में तो मेंबर्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो इसके लिए मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए? मैं बताती हूँ। Am I audible? I hope I am. Let's see, इधर देखिएगा, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अब आपके मन में आ सकता है एक कंफ्यूजन कि क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो मैं हैव यूज कर लेता हूं, क्योंकि यही है मेरा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और ये तो क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही आपको हेल्प करेंगे। टीम एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो हैव तो पहले ही कट कर दीजिए। ठीक है, और पास्ट कहां से आ गया? यहाँ पे तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना, टेंस थोड़ी चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट थोड़ी है जो इससे शुरुआत होगी। तो क्या होगा? हैज द टीम सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। अब देखिए, टीम बन गया सब्जेक्ट और फाइनल रिपोर्ट बन गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। All the necessary arrangements for the wedding ceremony were made by my elder brother. अब थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, यहां पे है सब्जेक्ट, ठीक है, और by my elder brother क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। यहां से by हटा दीजिए, इतना my elder brother है ऑब्जेक्ट और all the necessary arrangements है सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करना है तो शुरुआत किससे होगी? फिर से इन्होंने इसी को कैसे सब्जेक्ट बना दिया? यहाँ पे भी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सब्जेक्ट था,
यहाँ पे भी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सब्जेक्ट है, नॉट पॉसिबल एक ही चीज पे एम्फेसाइज नहीं कर सकते, अब भले एक्टिव टू पैसिव कर रहे हो या पैसिव टू एक्टिव। तो सबसे पहले तो ये कट गया। ये देखो ये सारे सिमिलर है ना, ये यहाँ तक तो अभी तक तो सही है, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, बिकॉज ये क्या थे तीनों, ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट थे, तो ये एक्टिव वॉइस क्रिएट करते हुए सब्जेक्ट बन गए। लेकिन अब कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे एक में कहा है was, एक में कहा है has। अब चलिए अब हमें टेंस देखना होगा, टेंस पहचानते हैं, ठीक है। वर मेड, ये क्या है, वर मेड सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है। और यहाँ पे क्या है, ये कौन सा टेंस है बताइए, हैज प्लस V3 क्या होता है स्टूडेंट्स, हैज प्लस V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चाहिए मुझे क्या, सिंपल पास्ट, ये ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी कट गया। चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन सा टेंस दिया हुआ है, क्या होता है, was प्लस वर्ब अपनी ing में, was और मेकिंग क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर को तो बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वाला ऑप्शन तो मुझे तब चाहिए होता जब मेरी पैसिव वॉइस भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होती, जब होता वर मेकिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट। तो मुझे क्या ढूंढना होगा अपने ऑप्शन में, सिंपल पास्ट, दैट इज माई एल्डर ब्रदर मेड, दैट इज V2। एक मैं चीज बता दो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज ऑलवेज सिंपल पास्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट। हाँ अगर हैज है तो या हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और ये तो हमारा होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के लिए। अब फिर वो अलग अलग स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में अगर ing हो गया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट क्या होता है V2, अगर उसमें आप ing लगा दो तो वो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर अगर आपने हैड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन कहीं देखा तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट। सो मैं बोल रही हूँ, चलिए मैं एक बात आपको बता दूं, फिलहाल इसका आंसर क्या है, अल्फा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक बार वो जरूर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा टेंस, और टेंस आपको तब समझ आएगा जब आप एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वर्ब। देखिए अगर आप एक्टिव पैसिव में ध्यान से देखें तो मैं बार बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी, मतलब मैं नाउन और प्रोनाउन की बात कर रही थी, क्योंकि यही दोनों पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8। मैंने ये सारी क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपको, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जिसमें से एक होती है वर्ब, एक होती है नाउन प्रोनाउन। तो यही दोनों हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगी। जब डूअर होगी नाउन या प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होगी, जब रिसीवर होगी तो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वर्ब पढ़ना होगा आपको, टेंस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, वर्ब में भी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझनी होंगी, टेंस में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने होंगे, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये सब पढ़ना होगा। क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस या एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव करते हुए क्या रियलाइज करा है कि टेंस इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। चेंज हो क्या रहा है, बस क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बताइए। सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, ठीक है। आप एक्टिव टू पैसिव करिए या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करिए, ठीक है। एक चेंज तो ये आता है। फिर क्या चेंज आता है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब अपने V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल और बाय आ जाता है। तो ये अगर बेसिक चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो विद दैट इसको सबको रिविजन करिएगा, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक बार मैंने जो रूल्स पढ़ाए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, मैंने पूरे टैबुलर फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, क्या से क्या चेंज होगा वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो एक बार उसको पढ़िएगा। एंड विद दैट आई विश यू ऑल द लक, टेक केयर, जय हिंद।